यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का फार्मूला हमने पढ़ा था R बराबर रो इंटू एल बटा ए। फिर रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का रो का सूत्र हमारा बना क्या, R इंटू ए बटा एल, R इंटू ए बटा एल। अब डेफिनेशन निकालनी हमने प्रतिरोधकता की, रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन निकालनी है। रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन निकालनी है, उससे पहले प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है चालकता, चालकता यानी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। G या C से लिखा होता है हमारी बुक्स में, G से या C से, G या C बराबर 1/R। प्रतिरोधकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। G से भी लिखा होता है और C से भी लिखा होता है, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री वाली बुक में G से मिलेगा आपको ज़्यादातर, फिजिक्स में आपको C से या सिग्मा से मिलेगा। C का मतलब फिजिक्स कंडक्टेंस बताती है, पर हम लोग केमिस्ट्री में C कंसंट्रेशन को यूज़ करते हैं, है ना, C की फॉर्म में कंसंट्रेशन यूज करते हैं, इसलिए हमारी बुक्स में G मिलता है, G लिखा हुआ मिलता है यहाँ। तो G या C बराबर 1/R। अब रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन देखें तो रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो प्रतिरोधकता की डेफिनेशन क्या बनेगी। 3 डेफिनेशन मैंने आपको बतानी है, एक तो किसी तार को लेकर, दूसरा किसी सेल को लेकर, किसी सेल को लेकर, और तीसरा विलयन को लेकर। तीसरा कोई भी विलयन है मेरे पास उसको लेकर। ये 3 डेफिनेशन हमने पढ़नी है। अगर मैं ए का मान 1 रख रहा हूँ, 1 वर्ग सेमी, और एल का मान मैं 1 सेमी रख रहा हूँ, एल का मान कितना रख दिया, 1 सेमी, तो बताओ उत्तर क्या आएगा रो का, रो बराबर क्या आएगा बताओ, रो बराबर आर, रो बराबर आर आएगा। यानी प्रतिरोधकता जो होती है वो प्रतिरोध के बराबर होती है, प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर होती है। कब, जब तार की लंबाई 1 सेमी है, तार की जो लंबाई है वो कितनी है, 1 सेमी है, और उसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी यहाँ जो एरिया होता है तार में, मैंने आपको कल भी बताया था, हम लोग जब तार देखते हैं तो तार में इधर ये तो लंबाई हो जाती है, एल हो जाता है, और ये ए हो जाता है, एरिया हो जाता है ना, मोटाई हो जाती है वो। तो ये जो एरिया रहता है, ये अगर 1 वर्ग सेमी रह रहा है, 1 वर्ग सेमी, तो उसके प्रतिरोध को ही क्या कहेंगे, उसकी प्रतिरोधकता कहेंगे। सिंपल सी बात है ना। एल को कितना रख दिया, एल को, एल को कितना रख दिया, 1 सेमी। एल क्या है, एल लेंथ है वायर की, है ना। किसी भी चालक तार की लंबाई अगर 1 सेमी है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटाई, यानी ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा हम कह सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये मोटाई होगी। तार जब हम लेते हैं, हमारा पेन देख लो, हमारा पेन जो है वो इसी तरह से है ना, ये हमारा पेन इसी तरह से होता है, इधर वृत्त बना होता है इसके, तो इसीलिए क्षेत्रफल बोल देते हैं, πr² फार्मूला लगेगा यहाँ, क्योंकि ये वृत्त होता है, ये वाला हिस्सा मोटाई जो होती है, मोटाई का फार्मूला πr² लगेगा यहाँ। क्लियर। तो अगर लंबाई कितनी है, 1 सेमी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग सेमी, तो उसके प्रतिरोध को ही क्या कहेंगे, उसकी प्रतिरोधकता कहा जाएगा। तो यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 सेमी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। अब दूसरी बात करें हम सेल की। सेल में क्या होगा, सेल में ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, इनका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी होना चाहिए, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। जैसे ये इलेक्ट्रोड है ना, तो इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल जो होगा ना वो इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल होता है। और एल क्या होता है, एल होता है 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी,
एल क्या होता है? दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। एल कितना रखना है बताओ? एल एल कितना रखना है? 1 सेमी, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। और जो इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल है वो कितना रखना है? 1 वर्ग सेमी, 1 वर्ग सेमी। तो कहता है किसी वैद्युत अपवर्तनी सेल की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होती है। किसी भी वैद्युत अपवर्तनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो रेसिस्टिविटी है वो रेसिस्टेंस के इक्वल होती है। किसी भी वैद्युत अपवर्तनी सेल की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होती है, जिसमें 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल कितना लिया है? 1 वर्ग सेमी, है ना, 1 वर्ग सेमी। तो जिसमें 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल के दो इलेक्ट्रोड आपस में 1 सेमी की दूरी पर रखे हों। इनके बीच की दूरी क्या होती है? एल। वो कितनी ले ली हमने? 1 सेमी। तो जिसमें 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल के दो इलेक्ट्रोड आपस में 1 सेमी की दूरी पर रखे हैं। तो यदि इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेमी है, तो ऐसे सेल के प्रतिरोध को ही उसकी प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो सेल में एल क्या होता है? सेल में एल एल क्या होता है? सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच की दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ये एल होता है। ए क्या होता है? ए इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। तो 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल के दो इलेक्ट्रोड अगर आपस में 1 सेमी की दूरी पर रखे हैं, तो ऐसे सेल के प्रतिरोध को ही उसकी प्रतिरोधकता कहेंगे। अब देखो, अब बात करें विलयन की, जिसमें कोई ना कोई वैद्युत बटा घुला है। मान लो ये NaCl का जलीय विलयन है सपोज। अब NaCl को जल में घोलकर एक विलयन तैयार किया गया है। अब इसके प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या होगी? रो की परिभाषा क्या होगी? रो बराबर क्या सूत्र है? R × A/L। रो की डेफिनेशन निकालनी है अपने को, तो ए का मान कितना रखना है? ए का मान 1 वर्ग सेमी। एल का मान कितना रखना है? एल का मान 1 सेमी, 1 सेमी। एल का मान 1 सेमी रखना है ना। अब जब विलयन लेंगे तब एल और ए क्या है? देखो, जब हम विलयन लेते हैं ना किसी भी स्तंभ के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर, जैसे ब्यूरेट में ही ले रहे हैं मान लो, तो जब भी हम विलयन ले रहे हैं तो विलयन जो होता है उस पर ऊपर व्रत बनता है ना, ऐसे व्रत। सही है? इस तरह से ये विलयन रहता है ना, ऊपर व्रत बनता है उसके। तो अब एल क्या है? एल एल ये हाइट है इसकी, आधार से हाइट एल है। और ए क्या है? ये ए है, इसका जो क्षेत्रफल है ऊपर, ये ए है। ए कितना लिया? 1 वर्ग सेमी। और एल कितना लिया? 1 सेमी। एल 1 सेमी है ना। अब आप देख सकते हो, तो क्या लिखेंगे बताओ? डेफिनेशन क्या परिभाषा बनेगी? क्या लिखूं बताओ या डेफिनेशन विलयन को लेकर? ए का मान, ए क्या है? ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर है क्या? ए क्या चीज है? मेनिस्कस। इसके वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल है ना। वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल है, इसके ऊपर एक वृत्तीय भाग है, उसका क्षेत्रफल है। एल क्या है? एल आधार से ऊंचाई। विलयन की आधार से ऊंचाई है ना। विलयन के आधार से ऊंचाई है। तो विलयन जो होता है ना वो एक बेलनाकार रूप में होता है। सही है? अब बेलनाकार रूप में आएगा या नहीं आएगा बताओ? ये बनेगा ना बेलनाकार रूप विलयन का। अब मैं आपको ब्यूरेट बता दूंगा कि ब्यूरेट कैसे बनी है। जो हम लोग लैब में ब्यूरेट देखते रहे हैं ना 50 ml की, वो कैसे बनी है, उसका बेस क्या है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे तैयार किया गया उसको। अब आप देखो, ये बेलन बन गया या नहीं बना बताओ? विलयन अपने जब भरते हैं तो बेलन बन जाता है ना, क्योंकि ऊपर नीचे वाला हिस्सा उसका वृत्त रहेगा।
ऊपर और नीचे वाला हिस्सा तो उसका वृत्त रहता है, इस तरह से शेप आ जाती है उस बेलन की, बेलन बन जाता है ये। सही है। अब ये जो हाइट लिया है हमने, कितनी लिया है, 1 सेमी, और इसके जो वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल है वो कितना लिया है, 1 वर्ग सेमी। तो बताओ बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बताओ बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन के आयतन का सूत्र क्या सूत्र होता है बेलन के आयतन का, आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आयतन का एक ही सूत्र होता है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, है ना। जब हम लोग घनाभ की बात करते हैं, घनाभ की, क्यूबॉइड की, तब क्या होता है, क्षेत्रफल तो हो जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि घनाभ में आयत बनी हुई है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया, और ऊंचाई से गुणा कर दिया तो आयतन बन गया। तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। और जब घन के आयतन की बात करते हैं तो घन का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब जो घन की ऊंचाई है वो भी भुजा ही है, तो फिर घन का आयतन बन जाता है भुजा क्यूब। अब आप क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दो तो आयतन बन जाएगा। अब क्षेत्रफल कितना है बताओ इसमें, पाई आर स्क्वायर एच, इसीलिए बोला हमने पाई आर स्क्वायर एच, है ना, क्योंकि ये वृत्त बना है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच कितना है बताओ, वृत्त के क्षेत्रफल का मान कितना है, क्षेत्रफल का मान 1 वर्ग सेमी, क्षेत्रफल हमने 1 वर्ग सेमी लिया है, और ऊंचाई कितनी है, एच कितना है, एच 1 सेंटीमीटर, एच जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो अब देखो क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, एल 1 सेंटीमीटर है, तो आयतन कितना बन जाएगा बताओ, आयतन 1 घन सेंटीमीटर बन जाएगा ना, 1 घन सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, हाइट 1 सेंटीमीटर होगी, तो आयतन बन गया 1 घन सेंटीमीटर। तो यही डेफिनेशन हमारी बुक्स में लिखी होती है। यदि विलयन का आयतन 1 घन सेमी है, यदि विलयन का आयतन 1 घन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर का मतलब ml, मिलीलीटर या घन सेंटीमीटर एक ही बात होता है, चाहे मिलीलीटर बोल दें चाहे घन सेंटीमीटर बोल दें। यदि विलयन का आयतन 1 घन सेंटीमीटर है तो ऐसे विलयन के प्रतिरोध को ही, ऐसे विलयन के प्रतिरोध को ही उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। क्योंकि हम L कितना रख रहे हैं, 1 सेमी, क्षेत्रफल कितना रख रहे हैं, 1 वर्ग सेमी, तो फिर विलयन की बात करें तो विलयन में एक बेलन बनता है और बेलन का आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हम लोग 1 वर्ग सेमी ले रहे हैं, ऊंचाई हम लोग 1 सेमी ले रहे हैं, तो विलयन का आयतन बन जाएगा 1 घन सेमी। तो यदि आयतन 1 घन सेमी है तो ऐसे विलयन के प्रतिरोध को ही उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। क्लियर, समझ आ गई डेफिनेशन विलयन वाली, यही डेफिनेशन आपके काम आनी है। यहाँ आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात है और ये तो क्या गुणा कर दिया। यहाँ ज़्यादातर डाउट यही रहता है कि ऊपर क्षेत्रफल है नीचे लंबाई है, ये तो भाग जा रहा है, जबकि यहाँ हम गुणा कर रहे हैं। इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं लिखा हमने ये नहीं कहा कि वहाँ भाग है और यहाँ गुणा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। हमने तो ये देखा कि ये बेलन बन गया, विलयन जो है बेलन बन गया। क्षेत्रफल आपने 1 वर्ग सेमी लिया था, ए को 1 वर्ग सेमी लिया था, और बेस से हाइट को आपने 1 सेमी लिया था, एल को आपने 1 सेमी लिया था। तो पूरा अगर बेलन का आयतन देखें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1 सेमी है और जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग सेमी है, तो जो आयतन बनेगा वो 1 घन सेमी बन जाएगा। सही है। समझ आ गई बात। तो यदि आयतन 1 घन सेमी है तो प्रतिरोध को ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। आगे बात समझ, चलें आगे। अब ब्यूरेट का सिद्धांत देखो क्या है। ब्यूरेट का सिद्धांत क्या है, ब्यूरेट जो बनाई गई है ना, ब्यूरेट में जो निशान लगे हैं ना वो सारे सेंटीमीटर के निशान हैं। जैसे ये 50 जीरो, ऊपर ऊपर जीरो है,
ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 4, ये 5, ऐसे कर करके कहाँ तक चले गए? 50 सेंटीमीटर तक चले गए, है ना। 0 से लेके 50 सेंटीमीटर तक हम लोग गए हुए हैं। और ऊपर बेलन के व्रत जो हमारी ब्यूरेट होते हैं उसके ऊपर व्रत बना होता है ना व्रत, इसी तरह से होती है ब्यूरेट, ऊपर व्रत बनता है। और व्रत का जो क्षेत्रफल रखा जाता है ना ब्यूरेट में, वो 1 वर्ग सेंटीमीटर रखा जाता है। उस व्रत का जो क्षेत्रफल रखा जाता है कितना? 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप देखो ये फिक्स है 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये बेलन बन गया, बेलन बन गया, तो आयतन का सूत्र कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो जब हमारा विलन यहाँ तक आता है, हमने यहाँ से लिया था 0 से, प्रारंभिक रीडिंग हमारी इनिशियल रीडिंग 0 से स्टार्ट हुई, हम लोग 2 सेमी तक आ गए, 2 सेमी तक। तो बताओ हाइट कितनी क्रॉस कर गया वो सॉल्यूशन? कितने हाइट क्रॉस कर गया? 2 सेंटीमीटर, है ना। और क्षेत्रफल फिक्स कर रखा है इसका कितना? 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल फिक्स कर रखा है इसका। तो ये क्या बन गया? 2 घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर या ml एक ही चीज होती है, तो हम लोग कह देते हैं 2 ml है। आ गया समझ? यस सर। है ना। तो ये ब्यूरेट इसी आधार पर बनी है। इनिशियल रीडिंग हम लोग 0 लेते हैं, मान लो रीडिंग हमारी 20 पे आ गई, तो हम लोग बोल देते हैं 20 ml, जबकि ये तो 20 सेंटीमीटर होते हैं, ये 20 सेंटीमीटर होते हैं। यानी ये हाइट दे दी आपको उसने कितनी? 20 सेंटीमीटर हाइट होगी, 20 सेंटीमीटर, और उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। और बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर फिक्स है, 1 वर्ग सेंटीमीटर ही रखा हुआ है सबका। हाइट आपने 20 सेंटीमीटर क्रॉस कर ली तो 20 घन सेमी बन गया। ये 20 घन सेमी का मतलब 20 ml हो गया। तो फिर हम लगा देते 20 ml आयतन यूज हुआ है। तो इस तरह से ब्यूरेट को तैयार किया जाता है। अब हम देखें चालकता पे चलते हैं। चालकता क्या है? तो चालकता यानी जो कंडक्टेंस थी वो तो थी प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और चालकता यानी जो कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, है ना। चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। तो सिग्मा बराबर 1/ρ, चालकता को हम सिग्मा से लिख रहे हैं, चालकता बराबर प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। यह हमारी बुक्स में इसको कापा से डिनोट किया जाता है, कापा से। कापा लिखा हुआ मिलेगा आपको ज़्यादातर केमिस्ट्री की बुक्स में। कापा जो है वो के बनाया जाता है इस तरह से, के बराबर 1/ρ, के बराबर 1/ρ। और रो का मान क्या था? रो बराबर R/A/L, रो बराबर R/A/L। तो रो का मान रख दो यहाँ, क्या बनेगा? कापा बराबर 1/R/A/L, कापा बराबर 1/R/A/L। एल कहाँ चला जाएगा? एल ऊपर। तो क्या बनेगा? कापा बराबर 1/R/L/A, 1/R/L/A। ये बन गया कापा। समझ आ गया कैसे तैयार किया है? कापा बराबर क्या होता है? कापा बराबर 1/ρ। रो का सूत्र क्या है? रो बराबर R/A/L। अब रो का मान रख दें R/A/L। एल कहाँ चला जाएगा? एल एल ऊपर चला जाएगा। तो ये बन गया 1/R/L/A। 1/R यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। क्या होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम? प्रतिरोध का व्युत्क्रम किसे कहते हैं? चालकता, है ना। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होती है। कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होती है वो कंडक्टेंस होती है। और कंडक्टेंस को हम ऊपर जी से लिख के आए हैं, तो ये जी बन गया, जी रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। और L/A को सेल कांस्टेंट बोला जाता है, सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक। सेल नियतांक या सेल स्थिरांक जी स्टार से लिखा जाता है इसको। तो कापा बराबर G/G स्टार, जहाँ जी क्या है? चालकता, चालकता क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और जी स्टार क्या है?
सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या है? एल बटा ए। अब इसको सेल स्थिरांक क्यों बोला गया वो भी देखो। सेल स्थिरांक, तो सेल के लिए हमने एल बटा ए, एल क्या था बताओ? सेल के लिए एल, एल क्या था? 1 सेंटीमीटर लंबाई दो थी। इलेक्ट्रोड के मध्य लेंथ। दूरी। हाँ, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, लेंथ नहीं थी। सेल के लिए एल था दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। और ए क्या था? ए इलेक्ट्रोड का एरिया। इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। अब आप देखो, मान लो आपके पास कोई सेल है, क्या आप उनके बीच की दूरी बदल सकते हो? क्या आप मार्केट से कोई सेल लाए, उन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बदल सकते हो क्या? नो सर। नहीं बदल सकते ना। अपने मार्केट से कोई सेल लाए तो एल बटा ए को हम चेंज नहीं, एल को चेंज नहीं कर सकते, उसके ए को भी चेंज नहीं कर सकते। ये थोड़ी है कि हम मोटा इलेक्ट्रॉन निकाल के पतला डाल देंगे। कर सकते हैं क्या ऐसा? नो सर। नहीं कर सकते। तो ना तो एल चेंज हो सकता है ना ए चेंज हो सकता है, यानी एल भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है। जब एल और ए दोनों कांस्टेंट है तो एल बटा ए को क्या बोल दिया गया? किसी भी सेल के लिए एल और ए का मान चेंज नहीं होता ना, एल और ए फिक्स होता है। इसीलिए एल और ए को सेल कांस्टेंट बोला गया है, सेल नियतांक बोला गया है। तो कापा बराबर 1/r इंटू एल बाई ए। 1/r जो है वो क्या होता है? 1/r कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, चालकताओं का व्युत्क्रम। तो 1/r चालकता हो गया और एल बटा ए सेल कांस्टेंट हो गया। तो कापा बराबर चालकता इंटू सेल स्थिरांक। चालकता बराबर चालकता इंटू सेल स्थिरांक। कंडक्टिविटी बराबर कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। क्लियर है फार्मूला? अब इसकी डेफिनेशन देखो, तो क्या फार्मूला बन गया? चालकता बराबर चालकता इंटू सेल स्थिरांक। चालकता बराबर चालकता इंटू सेल स्थिरांक। तो कापा बराबर 1/r इंटू एल बटा ए, ये फार्मूला बना है ना। तो कापा बराबर जी इंटू एल बटा ए। अब वही बात, तीन अलग अलग चीजें हमारे पास। एक तो तार है, एक हमारे पास सेल है, एनोड के थोड़ लगे हैं जिसमें, और एक विलयन है। ये विलयन है। अब बताओ तार के लिए क्या परिभाषा दोगे? तार के लिए सेम वही चीज। एल का मान कितना रख दिया? एल का मान 1 सेंटीमीटर। ए का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो बताओ तार के लिए क्या परिभाषा दोगे चालकता की? एल का मान 1 रखा, ए का मान 1 रखा, तो चालकता किसके बराबर होगी? चालकता कापा किसके बराबर हो गया? कंडक्टेंस के। कंडक्टेंस के, जी के। तो किसी सेल की चालकता उसके चालकता के बराबर होती है। किसी सेल की चालकता उसके चालकता के बराबर होती है। सेल की भी, तार की भी और विलयन की भी। पहले तार के लिए देखो, किसी चालक तार की चालकता उसके चालकता के बराबर होती है। कब होती है बराबर? जब तार की लंबाई कितनी? 1 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटाई कितनी हो? 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उसके चालकता को ही उसकी चालकता कहते हैं। दूसरा, सेल के लिए बताओ। सेल के लिए, सेल के लिए क्या लिखोगे बताओ? एल का मान 1 रखोगे सेम, ए का मान 1 रखोगे सेम। क्या है एल और ए सेल के लिए? सर एल तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी।
और ए इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड क्षेत्रफल है ना, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। तो सेल के लिए हम क्या लिखेंगे, यदि किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड आपस में 1 सेमी की दूरी पर रखे हैं तथा उनका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी है तो उसके चालकत्व को ही उसकी चालकता कहा जाएगा। तो चालकता जो होगी वो चालकत्व के बराबर होगी, चालकता चालकत्व के बराबर होगी कब, जब उस सेल में 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल के 2 इलेक्ट्रोड आपस में 1 सेमी की दूरी पर रखे हैं। अब इसका बताओ, इसका विलयन के लिए क्या लिखोगे, विलयन के लिए एक घन सेंटीमीटर विलियन के लिए 1 घन सेंटीमीटर है ना, 1 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर का मतलब 1 ml, 1 घन सेंटीमीटर आयतन, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन का चालकत्व ही उसकी चालकता कहलाता है। एक घन सेमी आयतन वाले विलयन का चालकत्व ही उसकी चालकता कहलाता है। ये क्लियर हो गया ना, एक घन सेमी आयतन कैसे आया है, ये समझ आ गया ना। मेन तो यही चीज है, क्योंकि हम एल हाइट कितनी रख रहे हैं सॉल्यूशन की हाइट बेस से 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर रख रहे हैं हाइट। और जो हमारा पास विलयन बना है उसके ऊपर वृत्त होता है, और उस वृत्त भाग का क्षेत्रफल कितना मान रहे हैं हम लोग, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर। और जो आयतन बनता है वो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई से बनता होता है। तो क्षेत्रफल हमने लिया 1 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई हमने ली है 1 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? आगे समझ। यस सर। अब मोलर चालकता देखो क्या होती है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट आपका। मोलर वर्ड कब लगाते हो, मोलर वर्ड, मोलर चालकता एक मोल के लिए। मोलर का मतलब 1 मोल है ना, मोलर 1 मोल के लिए लगाते हैं। मोलर का मतलब है 1 मोल। और चालकता के लिए आयतन कितना होता है, चालकता के लिए आयतन, चालकता कितने आयतन के लिए बोली जाती है चालकता, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन का चालकता ही उसकी चालकता कहलाता है ना। तो अब क्या कहता है, मोलर चालकता, मोलर का मतलब होता है 1 मोल से, मोलर का मतलब होता है 1 मोल से, 1 मोल से मतलब होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यदि किसी विलयन में वैद्युत अपघटय का एक मोल घुला है, यदि किसी विलयन में वैद्युत अपघटय का 1 मोल घुला है, जैसे NaCl का 1 मोल घोल दूं मैं, यदि किसी विलयन में वैद्युत अपघटय का 1 मोल घुला है तो उसकी जो चालकता होगी, तो उसकी चालकता को मोलर चालकता कहा जाएगा। तो उसकी चालकता को क्या कहेंगे, मोलर चालकता। तो उसकी चालकता जो है मोलर चालकता होगी। क्लियर? कब कब होगी मोलर चालकता, जब वैद्युत अपघटय कितना घुला है, 1 मोल। 1 मोल। यदि किसी विलयन में वैद्युत अपघटय का 1 मोल घुला है तो उसकी चालकता जो होगी वो मोलर चालकता होगी। उसकी चालकता मोलर चालकता है, उसकी जो चालकता है वो मोलर चालकता है। अब समझना बात को,
चालकता को हमने लिखा काप्पा से। काप्पा कब लिखेंगे? जब विलयन का आयतन कितना है? 1 घन सेमी। विलयन का आयतन 1 घन सेमी है। और मोलर चालकता लैम्डा एम कब लिखेंगे? मोलर चालकता कब लिखेंगे? जब कितना विद्युत बटा घुला है उसमें? 1 मोल। 1 मोल। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, मैं एक लाइन लिख रहा हूं। यदि 1 मोल वैद्युत अपघटय को घोलकर V घन सेमी आयतन वाला विलयन तैयार किया गया है, यदि 1 मोल वैद्युत अपघटय को घोलकर V घन सेमी आयतन वाला विलयन तैयार किया गया है, तो अब देखो आप 1 घन सेमी था तो चालकता 1 काप्पा थी। अगर आयतन 1 घन सेमी होता है तो चालकता को हम काप्पा यानी 1 काप्पा से लिखते हैं। अगर आयतन 1 घन सेमी है तो जो चालकता होती है वो 1 काप्पा होती है। तो अगर आयतन V घन सेमी हो गया तो बताओ कुल कितनी चालकता हो जाएगी? V कापा। V काप्पा। 1 घन सेमी आयतन की जो चालकता होती है ना, वो काप्पा यानी 1 काप्पा से लिखी जाती है। ठीक है, तो अगर आयतन V घन सेमी है तो उसकी चालकता क्या होगा? काप्पा इंटू V हो जाएगी। सही है, हो जाएगी ना चालकता काप्पा इंटू V। समझ गए? चालकता होगी काप्पा इंटू V, क्योंकि आयतन कितने है? V घन सेमी। V घन सेमी है तो चालकता काप्पा इंटू V होगी। और अगर 1 मोल विद्युत अपघटय घोल दिया जाए तो उस चालकता को क्या कहा जाएगा? अगर 1 मोल विद्युत अपघटय घुला है तो चालकता को क्या कहेंगे? मोलर चालक मोलर चालकता कहेंगे। यानी अभी चालकता कितनी आई? काप्पा इंटू V आया। और क्योंकि 1 मोल विद्युत अपघटय घुला है तो इस चालकता को जो आपके पास काप्पा इंटू V आया है उसको मोलर चालकता लैम्डा एम कहा जाएगा। ये संबंध समझ आया या नहीं आया ये बताओ आप? लैम्डा एम बराबर काप्पा इंटू V। आयतन कितना लिया हमने फिर क्लियर कर लो। पहले देखो लाइन पढ़ो इसको। यदि 1 मोल विद्युत अपघटय, तो 1 मोल विद्युत अपघटय की चालकता मोलर चालकता होती है। तो यानी अब आपको चालकता ज्ञात करनी है। मेन बात यह है, उस चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। 1 मोल विद्युत अपघटय अगर घुला है तो उसकी चालकता को ही हम मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, जो चालकता आएगी वो मोलर चालकता कहलाएगी। तो मोलर चालकता यानी लैम्डा एम कहलाएगी। अब अपने को चालकता चाहिए, तो आयतन कितना दिया? आयतन V घन सेमी दिया है। तो V घन सेमी आयतन में चालकता V काप्पा हो जाएगी या नहीं होगी? 1 घन सेमी आयतन होता तो 1 काप्पा लिखते हैं, तो V घन सेमी आयतन है तो V काप्पा से लिखा जाएगा, यानी काप्पा इंटू V से लिखा जाएगा। तो मोलर चालकता जो होगी वो चालकता के बराबर हो जाएगी। और चालकता कितनी है? काप्पा इंटू V है। आई समझ? क्लियर? चलें आगे। संबंध समझ आ गए? लैम्डा एम बराबर काप्पा इंटू V। ये संबंध आगे काम आने वाला है हमारे। कल हम सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसके। मोलर चालकता के प्रतिरोधकता के जो भी सवाल आएगा, किस प्रकार से सवाल बन सकता है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कल करने वाले हैं। तो लैम्डा एम बराबर काप्पा इंटू V। अब अपने को V क्या कह रहे हो? लास्ट वाला दोबारा पहले तो ये देखो विद्युत अपघटय कितना घुला? विद्युत अपघटय 1 मोल। 1 मोल विद्युत अपघटय जब घुलता है, अब ऊपर देखें इसको, जब 1 मोल विद्युत अपघटय घुलता है तो जो चालकता होती है उसको मोलर चालकता कहा जाता है। चालकता को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। तो पहले तो V घन सेमी की चालकता ज्ञात करो कितनी होगी? कितनी होगी? तो V घन सेमी आयतन है तो चालकता कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी होगी चालकता? अगर आयतन V घन सेमी है तो चालकता कितनी हो जाएगी? 1 घन सेमी आयतन होता है तो 1 काप्पा होता है। V घन सेमी आयतन है तो कितने काप्पा हो जाएगा? चालकता कितनी हो जाएगी? V काप्पा, यानी काप्पा इंटू V। और इसी चालकता को ही हम मोलर चालकता कहते हैं।
तो चालकता जो है काप्पा इंटू वी जो है ना, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, मोलर चालकता बोलेंगे। तो लैम्डा एम बराबर काप्पा इंटू वी हो गया। क्लियर। अब अपने को v का मान रखना है। v का मान, v है क्या बताओ, v क्या है, v आयतन घन सेंटीमीटर में। अब आप देखो, आप बार बार बोल रहे हो 1 मोल विद्युत बटा घुला है, 1 मोल विद्युत बटा घुला है, तो आपके पास मोल आ गया, मोल आपके पास है, आयतन आपके पास है। तो मोल और आयतन में जो संबंध होता है, उस संबंध को क्या कहा जाता है बताओ, मोल और आयतन में संबंध को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन, मोलरता, है ना, मोलैरिटी। सही है। मोल और आयतन में जो संबंध होता है उसको मोलरता कहा जाता है। मोलरता, मोलैरिटी, सी से लिख रहे हैं हम यहाँ, सी से। मोलरता, मोलैरिटी क्या होती है मोलरता बताओ? मोलरता का सूत्र क्या होता है? मोलरता का सूत्र मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। मोलरता जो होती है वो मोल पर लीटर होती है। मोलरता मोल पर लीटर, यानी C इक्वल टू मोल पर लीटर, जहाँ C जो है वो मोलैरिटी है। C मोलैरिटी है। मोल कितने ले रहे हो बताओ आप? जब आप मोलर चालकता की बात कर रहे हो तो मोल कितने ले रहे हो? एक। तो मोल हम 1 ले रहे हैं ना, मोल हमने 1 ले लिया, तो मोल का मान मैंने 1 रख दिया। अब मेरे को आयतन चाहिए लीटर में, मेरे पास है V घन सेंटीमीटर। V घन सेंटीमीटर है। घन सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है? घन सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? घन सेंटीमीटर ml ml के। यानी मेरे पास V ml है। ml का लीटर बना सकते हो क्या? ml का लीटर V में 1000 का भाग दे देंगे तो लीटर बन गए। सही है। क्योंकि V ml था, उसके मैंने लीटर बनाने थे, तो मैंने V में 1000 का भाग दिया तो लीटर बन गए। अब 1000 कहाँ चला जाएगा बताओ? 1000 ऊपर, तो C बराबर 1000 बट्टे V। अब मेरे को V का मान चाहिए, तो V का मान निकाल सकते हो क्या? तो V बराबर 1000 बट्टे C। सही है। जब C बराबर 1000 बट्टे V है तो V बराबर 1000 बट्टे C हो जाएगा। अब आप यहाँ पर V का मान रख दें, V का मान रख दें तो क्या बनेगा बताओ? लैम्डा m बराबर, अगर आप V का मान रख देते हैं तो लैम्डा m का क्या सूत्र बनेगा? V का मान क्या आया? V का मान आ गया 1000 बट्टे C। ये पड़ा आपके पास, V बराबर 1000 बट्टे C। तो V का मान रखो यहाँ 1000 बट्टे C, क्या बनेगा? लैम्डा m बराबर 1000 कापा बट्टे C। ये आंसर आ गया। यहाँ 1000 बट्टे C रख के देख लो, 1000 इंटू कापा बट्टे C, जहाँ C क्या है? मोलरता है। आ गया समझ? मैं एक बार सारा रिपीट कर देता हूँ, मोलर चालकता को पूरा रिपीट कर देता हूँ। मोलर चालकता, क्योंकि अब इसी की कहानी चलनी है सारे आगे। मोलर चालकता लैम्डा m क्या होती है? मोलर चालकता, मोलर चालकता ऐसे विलयन की चालकता है जिसमें 1 मोल विद्युत बटा घुला है। 1 मोल विद्युत बटा घुला है, तो उस विलयन की चालकता को हम मोलर चालकता बोलते हैं। तो पहले अपने को चालकता निकालनी है। वो चालकता जो होगी वो मोलर चालकता के बराबर हो जाएगी अगर विद्युत बटा 1 मोल घुला है। तो पहले हम चालकता निकालते हैं। तो माना 1 मोल वैद्युत अपघटक को घोलकर V घन सेमी आयतन वाला विलयन, V घन सेमी आयतन वाला विलयन तैयार किया गया है, तो इसकी चालकता कितनी होगी बताओ? चालकता कितनी होगी इसकी? कितनी होगी चालकता? V घन सेमी आयतन है तो चालकता कितनी हो जाएगी? चालकता K या K इंटू V? कापा इंटू V, कप इंटू वी। कापा इंटू V होगी। सही है ना?
क्योंकि आयतन कितना है, v घन सेमी। एक घन सेमी होता तो एक कापा होता, चालकता फिर एक कापा होती। अब v घन सेमी आयतन है तो जो चालकता है वो कापा इंटू वी हो जाएगी। और क्योंकि विद्युत बटा 1 मोल घुला है तो इस चालकता को हम मोलर चालकता कहेंगे। तो मोलर चालकता जो है वो चालकता के बराबर होगी। और चालकता कितनी आई है, कापा इंटू वी आई है, लैम्डा एम बराबर कापा इंटू वी। ये फार्मूला बन गया। अब वी आयतन है घन सेमी में, तो आयतन आपके पास है, मोल आपके पास है, तो मोल और आयतन में जो संबंध होता है उसको मोलरता कहा जाता है। और मोलरता का जो सूत्र होता है वो मोल पर लीटर होता है। और मोल जो हमने लिए हैं, कितने लिए हैं मोल, एक मोल 1 मोल। अब आपको लीटर चाहिए, लीटर आपके पास वी एम एल है, एम एल वी एम एल है, आपको लीटर बनाने तो क्या करोगे, वी बट्टे 1000। तो सी बराबर 1 बट्टे वी बट्टे 1000, 1000 ऊपर चला जाएगा, सी बराबर 1000 बट्टे वी। तो वी बराबर क्या बनेगा, वी बराबर 1000 बट्टे सी। तो यहाँ वी का मान रखो 1000 बट्टे सी। तो लैम्डा एम बराबर 1000 बट्टे सी इंटू कापा। तो लैम्डा एम बराबर 1000 कापा बट्टे सी। लैम्डा एम बराबर 1000 कापा बट्टे सी। क्लियर। तो ये फार्मूला बन गया। अब मोलर चालकता का मात्रक भी देख लो, क्या मात्रक बनेगा। सारे मात्रक हम लोग देख लेते हैं। हम लोग रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता से लगते हैं। प्रतिरोधकता बराबर आर इंटू ए बट्टे एल, आर इंटू ए बट्टे एल। आर का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ओम। क्षेत्रफल का मात्रक हम क्या ले रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। एल का मात्रक क्या ले रहे हैं, सेंटीमीटर। क्या होगा बताओ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो रो का मात्रक क्या बना, रो का मात्रक ओम इंटू सेंटीमीटर। और मीटर दिया होगा तो मीटर हो जाएगा ना, ओम इंटू सेंटीमीटर, ये मात्रक बन गया रो का। अब चालकता देखिए, चालकता, चालकता का मात्रक क्या बनता है। चालकता आप सीधा सोच लें कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होती है ना। चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम सेमी है, रेसिस्टिविटी का जो मात्रक है वो ओम सेमी है। तो आप रेसिस्टिविटी का मात्रक रख दे ओम सेमी, ओम सेंटीमीटर। क्या बनेगा बताओ, चालकता का मात्रक, कंडक्टिविटी का मात्रक क्या बनेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग मोहो बोलते हैं, मोहो। तो जो चालकता का मात्रक बनता है क्या बनता है, मोहो सेमी इनवर्स, मोहो सेमी इनवर्स। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को मोहो बोला जाता है, मोहो। अब मोहो कैसे बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ओम की स्पेलिंग क्या है पता है क्या आपको, ओम की स्पेलिंग OHM। ओ एच एम, ओ एच एम। और हम बोल रहे हैं ओम इनवर्स मतलब ओम का उल्टा, ओम इनवर्स मतलब ओम का उल्टा। ओम का उल्टा पढ़ के देखो आप, मोह ही बनेगा। सही है, ओम इनवर्स मतलब होता है ओम का उल्टा। तो ओम का उल्टा पढ़ के देखो एक बार, मोह बनता है, बन रहा है मोह। तो इसलिए ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, मोह बोलते हैं ना। याद रखने का एक तरीका है, बाकी तो क्या पता क्यों बोला है उससे, इसीलिए बोला हो। अब अपने को तो क्या पता क्यों रख दिया मोह, मोह। ठीक है, तो ओम इनवर्स यानी मोह, मोह यानी सीमेंज भी बोलते हैं इसको। ऐसा ही मात्रक सीमेंज होता है। तो अगर आप ऐसा ही मात्रक लिखना चाहते हैं तो आपका मात्रक बनेगा सीमेंज या साइमंस लिखा होता है, सीमेंज मीटर इनवर्स। फिर इसको मीटर में लेना पड़ेगा, ऐसा ही मात्रक लिखना चाहते हो आप तो फिर सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, फिर मीटर में लिखोगे, सीमेंज मीटर इनवर्स हो जाएगा वो। बाकी अपने को यही चाहिए ओम इनवर्स वाला, मेन तो यही आता है वो पेपर में हमारे पास, ये वाला। अब हमें मोलर चालकता का मात्रा देखना है। तो मोलर चालकता का सूत्र बना कापा इंटू वी, कापा इंटू वी। कापा यानी चालकता, चालकता का मात्रक क्या है, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। और वी यानी आयतन, किसमें ले रहे थे आयतन आप, किसमें लिया था आयतन, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर है ना। ये सेमी इनवर्स है
और हमने जो आयतन लिया है वो सेमी क्यूब में लिया है, सेंटीमीटर क्यूब में लिया है। और मोलर चालकता क्या होती है? मोलर चालकता कितना विद्युत बटा खोलें मोलर चालकता के लिए? 1 मोल। 1 मोल यानी पर मोल। 1 मोल का मतलब पर मोल, सही है। 1 मोल का मतलब पर मोल हो गया। अब आप देखो, सोल्व करो इसको, सोल्व करो। ओम इनवर्स का ओम इनवर्स ही आएगा। सेमी इनवर्स और सेमी क्यूब को हल करोगे क्या बचेगा? सेमी स्क्वायर पर मोल, पर मोल यानी 1 मोल। अब मोल को ऊपर ले आओगे क्या बनेगा? मोल इनवर्स। तो ये मात्रक होता है मोलर चालकता का, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। वो कापा इंटू वी से बने। कापा का मात्रक ओम इनवर्स सेमी इनवर्स हो गया, वी का मात्रक घन सेंटीमीटर हो गया। और क्योंकि मोलर चालकता 1 मोल की लिखी जाती है इसलिए पर मोल हो गया, पर मोल। और फिर वो मोल ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? समझ आ गया मात्रक? अभी आप लोग जो है फार्मूला एक बार ड्राइव करके अपने आप देख लीजिएगा। कल हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे सारे।